हेलो फ्रेंड्स, मैं राम बाबू यादव एलजीआर स्टडी के इस लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। सभी साथी जल्दी से लाइव आ जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पर डे आपका शाम सुबह लाइव क्लास चल रहा है, जिसमें सुबह का जो टाइमिंग है वो 8 से 9 का टाइमिंग है। तो सभी साथी जल्दी से लाइव आ जाएंगे। आज जो हम लोग मैथ का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, काफी जबरदस्त क्लास होगा। मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम आप सभी जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं हैं, इससे रिलेटेड जो है आज वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो पूरा कंसेप्ट आज हम लोग देखने वाले। जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू किया जाए। शिल्पी कुमारी जी कैसे बताइए सभी लोगों को हाय गुड मॉर्निंग। सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और कंटिन्यू करेंगे। वास्तविक संख्याएं आज आपका चैप्टर जो है शुरू होने वाला है, काफी महत्वपूर्ण चैप्टर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जिस क्लास का सिस्टम समझिए कि सिस्टम क्या होगा। क्लास का सिस्टम ये होगा कि सबसे पहले शुरू में हम लोग क्या करेंगे जो है पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले 5 मिनट हम आप लोग से क्या कर लेंगे, बात कर लेंगे। पर डे शुरू का 2 से 3 मिनट हम आप लोग से क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक, आपका जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद जब हम लोग पढ़ाई शुरू कर लेंगे तो बीच में कुछ भी आपको क्या करना है, नहीं पूछना है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आता तो आप उसको लिख के टिक करके रख लीजिएगा। फिर लास्ट में जितना भी मिनट आपको लेना हो ले लीजिएगा, सारे डाउट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए बताइए कैसे हम बताएंगे सभी लोग। राज है ना, वाधी जी, पिंटू कुमार कैसे हैं, आदित्य कुमार, राज नंदिनी कैसी है बताइए। बाकी के सभी लोग जितने भी जो है आदर्श है ना, अदीप राजकुमार, सभी लोग बता देंगे कैसे हैं। आवाज मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। हाँ भी पढ़ाइए प्लीज। क्या सामाजिक विज्ञान भी रूटीन में है। आपको पता होना चाहिए कि सामाजिक विज्ञान का पर डे 3 क्लास आप लोगों सॉरी प्रत्येक सप्ताह में 3 क्लास मिलेगा। ठीक है, तो रूटीन इसका मतलब आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है। जिन लोगों ने रूटीन डाउनलोड नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा। एलजीआर स्टडी टेलीग्राम चैनल का नाम है, उसमें आपको रूटीन मिल जाएगा। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री हाँ पहले पढ़ाइए सर जी। क्यों, ट्रिगोनोमेट्री क्या है, बहुत हवा बना के रखे यहाँ के टीचरों ने ट्रिगोनोमेट्री को। ठीक है, पहले पढ़ा देते हैं, टेंशन मत लीजिए, एकदम जीरो बना दूंगा मैं त्रिकोणमिति को और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो त्रिकोणमिति के लिए आप टेंशन ना रखें, एक एक करके चैप्टर पढ़ेंगे, 1 2 3 पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले अब सभी साथी कमेंट पे ध्यान ना दे, हम भी कमेंट पर आप ध्यान नहीं देंगे। अब पूरा का पूरा क्या करेंगे, सीखने पर ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और चैप्टर का नाम है ना वो वास्तविक संख्याएं है। चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं। आप पूरा चीजों को ध्यान से सीखते चलिए, समझते चलिए। ठीक है, वास्तविक संख्याएं चैप्टर का नाम है। इसमें पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए, फिर एक एक चीजों को अभी पढ़ना शुरू करेंगे। और आज पूरे 1 घंटे का क्लास होगा। अभी कितने घंटे का क्लास होने वाला है, 1 घंटे का क्लास होने वाला है। तो 1 घंटे पूरा स्क्रीन के सामने आपको बैठे रहना है। ठीक है, और ध्यान से समझते रहना है। चलिए फर्स्ट जो चीज पढ़ना है ना, वो चैप्टर का नाम ही वास्तविक संख्याएं है। तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि भाई वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या क्या होता है, ये जानेंगे पूरा डिटेल में। दूसरा बात हम लोग जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के प्रयोग से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। इसी में हम लोग इसी चैप्टर में हम लोगों को एचसीएफ और एलसीएम जो है वो गुणनखंड विधि से भी सीखना है, तो उसको भी सीखेंगे। और अंक गणित का आधारभूत प्रमेय भी आपको इस चैप्टर में पढ़ाई करना है, तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय भी पढ़ेंगे, पूरे क्लियर वे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद परिमेय संख्या जिसको हम पी बट्टा क्यू के रूप में लिख पाते हैं, इसका दशमलव प्रसार भी पढ़ना है, यानी कि प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। एक छोटा सा ट्रिक देंगे, इसमें जबरदस्त ट्रिक देंगे कि कोई भी प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, आप क्लियर क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे, बिना कलम चलाए आप बता पाएंगे। ठीक है, और साथ ही एनसीईआरटी का सभी प्रश्न, एनसीईआरटी का सभी प्रश्न मेरे द्वारा आप लोगों को बताया जाएगा। और एनसीईआरटी बना लेने के बाद आप क्या करेंगे, जो भी आपको बुक पढ़ना है, ठीक है, जो भी आपको बुक पढ़ना आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे।
और जो भी दिक्कत आता है वो क्या करेंगे, आप हमसे पूछेंगे। एनसीईआरटी का पूरा प्रश्न पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर, इसी चैप्टर से वास्तविक संख्या से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद आपका लास्ट में होगा डाउट क्लास। डाउट क्लास में सर क्या मिलेगा हमको, तो डाउट क्लास में आप लोगों को जितना भी डाउट होगा, अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा किसी दूसरे बुक का भी, तो आप डाउट क्लास में क्या करेंगे, डाउट पूछेंगे। चलिए तो शुरू कर लेते हैं आज का चैप्टर। और सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या को जानने से पहले आपको एक पहले पता होना चाहिए, संख्या के बारे में कुछ विशेष जानकारी आपको होना चाहिए। तो चलिए वास्तविक संख्या को जानते हैं, लेकिन वास्तविक संख्या जानने से पहले आपको जितने भी बेसिक संख्या है ना, उसका जानकारी आपको होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, संख्याओं के झुंड में घुसते हैं और संख्याओं को समझना शुरू करते हैं। हल्का पेन का जो कलर है वो चेंज कर देते ताकि आपको पूरा क्लियर दिखाई पड़े। चलिए अब बताइए, ये जो कलर है वो दिख रहा है सभी लोगों को, बिल्कुल अच्छी बातें हैं। अब चलिए समझते हैं। वास्तविक संख्या को समझने से पहले जितने भी बेसिक संख्या है ना, उस सभी को समझ लेते हैं हम लोग। सभी लोग लाइक कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। और इसको अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो पीडीएफ भी मिलेगा आपको, ठीक है। पीडीएफ आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा, जिस मोबाइल ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या नहीं तो प्ले स्टोर पर LGR स्टडी सर्च कीजिएगा तो 10th वाला जितना भी ऐप है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको 2 ऐप है, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 ऐप है, दोनों ऐप डाउनलोड कीजिए, अलग अलग सुविधा दोनों पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए वास्तविक प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले आप याद रखेंगे कि गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए जब पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जब हम लोग पढ़ाई कर ही रहे हैं तो आपको बताना चाहिए कि पूरे डिटेल में क्यों ना पढ़ा जाए, ठीक है। इंग्लिश का भी क्लास होगा आदित्य कुमार, बिल्कुल आप टेंशन ना ले। अभी जो पढ़ाई चल रहा है उसको ध्यान से देखने की कोशिश करें, ठीक है। कमेंट पे ज्यादा ध्यान ना दें, ठीक है। जो भी आपको डाउट होगा लास्ट में पूछिएगा। जब हम लोग पढ़ाई कर ही रहे हैं तो मैं क्यों ना डिटेल में पढ़ाई कर लूं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है, संख्या बना कैसे, किस तरह से संख्या आया, ठीक है। तो समझिएगा, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पूर्वज हजारों साल पहले जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे वो पेड़ों पे रहते थे, जंगलों में रहते थे। मैथ क्या होता है, साइंस क्या होता है, उसको कोई जानकारी नहीं था। लेकिन फिर भी वो लोग गिनती गिनते थे। क्या करते थे, गिनती गिनते थे, क्योंकि उन लोगों में भी लेन देन चलता था। जैसे हम लोग लेन देन करते हैं किसी वस्तु, किसी दूसरे से मांग करके लेते हैं, किसी दूसरे को देते हैं, तो लेन देन उस लोगों में भी चलता था। हमारे पूर्वज में जो जंगलों में रहते थे उसमें भी लेन देन चलता था। तो गिनती का काम वो लोग भी करते थे, 1 2 3 4 5 वो लोग भी गिनते थे, ठीक है। तो इसीलिए 1 2 3 4 5 ये डॉट 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 ये जो संख्याएं हैं वो प्राकृतिक रूप से है, मतलब बहुत ही पुराना चीज है, इसीलिए इसको प्राकृतिक संख्या क्या किया गया है, बोला गया है। और प्राकृतिक संख्या शुरू कब से किया हुआ, कैसे हुआ, गिनती से हुआ। जैसे गिनना शुरू हुआ तो उसको हम लोग क्या बोल दिए कि भाई ये प्राकृतिक संख्या है। अब समझिए प्राकृतिक संख्या से संबंधित जो सारे चीज है ना, इसको ध्यान से आप लोग क्या कर लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर एक समझिएगा कि आखिर प्राकृतिक संख्या जो है ना, वो प्राकृतिक संख्या आप लोगों ने समझा। अब समझिए इसके आगे के चीजों को, ठीक है। प्राकृतिक संख्या का सबसे पहला चीज आप याद रखेंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अगर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आज वाली क्लास है, हाँ आज मेरी वाली क्लास है, तो आपका स्वागत है, सभी लोगों का स्वागत है, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे प्राकृतिक संख्या के बारे में सबसे पहला चीज याद रखिएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। दूसरा बात याद रखिएगा कि प्राकृतिक संख्या को हम n से सूचित करते हैं, क्योंकि इसका इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है, नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या क्यों कहते हैं वो आपने समझ लिया, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का बात करें तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी का कोई ये नहीं है, गिनती का कोई अंत नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इससे संबंधित और चीजों को। याद रखिएगा, जब प्राकृतिक संख्या का कंसेप्ट आया उस टाइम पर जीरो नहीं था। कौन चीज नहीं था, जीरो नहीं था। तो प्राकृतिक संख्या जब बन गया, भाई प्राकृतिक संख्या चल रहा था संसारों में, तो उसमें जीरो नहीं था। तो भाई जीरो के बिना आप 10 कैसे लिखोगे बताओ, 20 कैसे लिखेंगे आप, 30 कैसे लिखेंगे, 100 कैसे लिखेंगे। तो ये सारे लिखने में हो रहा था प्रॉब्लम। तो भाई क्या किया जाए, तो जीरो का आविष्कार किया हमारे आर्यभट्ट ने। किसने किया, आपको बताना चाहिए कि आर्यभट्ट जो है वो इंडिया के ही रहने वाले थे, और इंडिया के ही क्या थे, विद्वान थे। वैसे अमेरिका के लोग कहते हैं कि भाई जो जीरो का आविष्कार अमेरिका वालों ने किया, लेकिन सच्चाई यही है कि जीरो का आविष्कार हमारे आर्यभट्ट ने किया था, जो कि इंडिया के रहने वाले थे। और चौथी शताब्दी, लगभग 5वीं शताब्दी में, लगभग 5वीं शताब्दी में जीरो का खोज हुआ। तो प्राकृतिक संख्या पहले से तो था ही, अब आ गया कौन, जीरो आ गया। तो बोला कि भाई जीरो को कहाँ लोगे, तो इसमें मिला दो।
तो बन गया पूर्ण संख्या। अब अगला संख्या का क्या आया, पूर्ण संख्या आया, ठीक है। हाँ, व्याकरण कब से पढ़ाई कर सर प्लीज बताइए। सामाजिक विज्ञान का रूटीन आप देख लीजिए, शायद सामाजिक विज्ञान जो आपका 3 दिन साइंस चलेगा, तो सोम मंगल बुध हो गया, बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार, बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार शाम 7 से 8, ठीक है। चलिए तो समझिएगा यहाँ पर पूर्ण संख्या क्या है, ठीक है। पूर्ण संख्या के बारे में समझेंगे। पूर्ण संख्या का मतलब है कि संख्या अब हो गया पूरा, यानी कि पूर्ण हो गया। पहले संख्या जो प्राकृतिक संख्या था वो अधूरा था, किसके बिना अधूरा था, जीरो के बिना अधूरा था, ठीक है। अब संख्या जब जीरो का खोज हो गया तो जीरो, अब जो संख्या है वो अधूरा नहीं रहा, पूर्ण हो गया। पूर्ण मतलब पूरा हो गया। किसके बिना अधूरा था, तो जीरो के बिना अधूरा था। जीरो का खोज हो गया तो अब संख्या हो गया पूर्ण। तो किसे बोलेंगे, प्राकृत संख्या के समूह में शून्य यानी कि जीरो को शामिल करने से, है ना, संख्याओं का जो नया समूह बनता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ में आ गया पूर्ण संख्या किसे कहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या के समूह में, ठीक है, जो प्राकृत संख्या होता है ना, प्राकृत संख्या के समूह में आप क्या करते हैं, केवल और केवल शून्य को मिला देते हैं। शून्य यानी कि जीरो को मिला देते हैं, तो को शामिल करने से एक नया समूह बनेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस नया समूह को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, ये एक से लेकर आगे का जो सारा चीज है वो प्राकृत संख्या है। देख लीजिए ये सारा का सारा प्राकृत संख्या है कि नहीं। इसमें बढ़ क्या गया, तो एक विशेष रूप से बढ़ा कौन, जीरो बढ़ा। कौन बढ़ा, जीरो। तो जीरो क्या हो जाएगी आपका, जीरो हो जाएगी आपका। जीरो के आने से एक नया समूह बन गया, तो इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। तो सिंपली याद रखेंगे कि प्राकृत संख्या के समूह में, प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को शामिल करने से जो संख्या का नया समूह बनता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या याद रखेंगे जीरो होती है। पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर से भी दिखाते हैं, डब्ल्यू से सूचित करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका इंग्लिश होता है होल नंबर। क्या होता है इसका इंग्लिश, होल नंबर होता है, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आपको हम बता दें कि सभी प्राकृत संख्याएं, याद रखिएगा, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या भी होती हैं। ये बात याद रहेगा, ठीक है। शुरू से बताओ, बस आप लोग लाइव के बाद देख लीजिएगा, शुरू से ही चल रहा है, ठीक है। जिनको छूट गया वो शुरू से फिर क्लास देख लीजिएगा। आप याद रखेंगे कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या भी होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या भी होती हैं, यानी कि प्राकृत संख्या था आपका नेचुरल नंबर n और ये है w, तो n है ना, CW, यानी कि सभी के सभी प्राकृत संख्याएं जो है, n जो है नेचुरल नंबर जो है सबसेट होगा w का। तो इसके कहने का मतलब है कि जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सारे के सारे पूर्ण संख्या भी होगी। लेकिन क्या आप बताइए कि सभी के सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती हैं, यस या नो, बताइए जल्दी से बताइए, यस या नो में आंसर करेंगे। क्वेश्चन है आपका कि सभी के सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती हैं या नहीं, यस या नो। जितने भी साथी देख रहे क्लास सभी लोग आंसर करेंगे कि सभी के सभी पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृत संख्या हो सकती है कि नहीं। आपका आंसर आ रहा है, शिल्पी कुमारी बता रही नो, और सभी साथी आंसर कीजिए। अरे क्या होगा, या तो सही होगा आपका आंसर या तो गलत होगा, तो किसमें डरना क्या है, आंसर कर दीजिए, आंसर कीजिए। सभी लोग लिखेंगे आंसर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप डर रहे हैं आंसर करने में तो दिक्कत वाली बातें नहीं, समझिएगा यहाँ पर चीजों को। देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछा कि बताओ कि सभी के सभी जो पूर्ण संख्या है क्या वो प्राकृत संख्या है। तो आप हाँ, अंकित जी का भी आंसर आ रहा है सर नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या में एक से लेके आगे तो पूरा सब कुछ है ही, लेकिन एक जीरो एक्स्ट्रा है। तो ये वाला सारा का सारा चीज तो आपको प्राकृत संख्या में मिल जाएगी, लेकिन जीरो नहीं मिलेगी। तो ये कहना गलत होगा कि सभी के सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, ये कहना गलत होगा। लेकिन ये कहना सही होगा कि सभी के सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी होती हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। कन्हैया जी का भी सही आंसर आ रहा है। तो आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वाले संख्या को। अब क्या हुआ तो समझिए, अब चीजों को ध्यान से देखने समझने की कोशिश करेंगे। हुआ क्या, पहले जो है ना वो खोज हुआ था एक से लेकर के, कहां से, एक से खोज हुआ था, 1 2 3 4 5, तो इसको बोला गया था भाई प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या बन गया जब जीरो का खोज हो गया, जीरो का खोज हो गया,
तो अब इसको प्राकृत संख्या में शामिल कर दिया तो बन गया पूर्ण संख्या। अब आया पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? तो देखिए, जब हमारे पूर्वज अध्ययन कर रहे थे तो क्या करते थे, वो 5 से अगर वो घटाते थे 2 को तो मिला 3, ठीक है। अब फिर वो घटाते थे 8 से 4 तो फिर भी मिला 4, ये भी ठीक है। लेकिन जब उन्होंने 5 से घटा लिया 7 तो बोला भाई 5 से 7 कैसे घटेगा, तब तो यहाँ पर उनको लेना पड़ा -2। कितना लेना पड़ा? -2। यानी कि उनको लगा, हमारे पूर्वजों को लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं माइनस वाले संख्या का भी जरूरत है। तो बिना माइनस वाले संख्या का काम चलने वाला नहीं है। 6 में से किसी ने घटा लिया भाई 9, तो 6 में से 9 घटा तो क्या हुआ? -1। तो इस तरह से माइनस वाले संख्या ही दुनिया में क्या हो गए? आ गए, ठीक है। तो अब माइनस वाले संख्या को कहां बैठाया जाए? तो बोला कुछ मत करो, इसी में क्या कर दो? शामिल कर दो। तो यहां से यहां तक पूर्ण संख्या तो था ही, इसी में शुरू से क्या कर दिया? माइनस वाला जो संख्या है, ऋणात्मक संख्या जो है, वो भी लगा दिया गया। तो अब पूर्णांक किसे कहेंगे? देखिए, पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक यानी कि माइनस वाला संख्या शामिल करने से संख्या का जो नया समूह बनता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, या फिर कहीं पूर्णांक संख्या कहते हैं, या फिर कहीं कहीं इसको केवल पूर्णांक भी लिख के रखा है। देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, फिर से समझिए। यहां पर हुआ क्या, वो बातों को सीखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले खोज हुआ 1 से लेकर के आगे, तो ये कहलाया था प्राकृत संख्या। 0 का खोज हो गया तो इसमें ये मिला दिया गया, तो यहां से यहां तक आगे का जो चीज है वो कहलाया पूर्ण संख्या। और जब माइनस वाले संख्या का खोज हुआ तो इसको भी ऐड कर दिया गया, तो बोला गया कि अब ये यहां से यहां तक का जो सारा का सारा समूह है ना, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पूर्णांक। माइनस वाले संख्या को भी आपने क्या किया? तो पूर्ण संख्या के समूह में, इसमें पूर्ण संख्या के समूह में आपने माइनस यानी कि ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर दिया, तो जो नया समूह बना उसको क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए क्या बता रहे हैं? बिका ग्राउंड का बैक कर दिए, वाइफ से लिखिए। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, क्या समझ, केसी सिन्हा भी होगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। पहले एनसीईआरटी भी आपको क्या करना है? पढ़ना है, मस्त है, बिल्कुल। चलिए तो अब समझिएगा बातों को। पूर्णांक जो हुआ ना, पूर्णांक हो गया 3 प्रकार का। पूर्णांक का प्रकार पढ़िए। अब यहां से यहां पर देखेंगे तो ये जो सारे चीज है वो कहलाते हैं धनात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक। 0 को कहा जाता है शून्य पूर्णांक। 0 को क्या कहते हैं? शून्य पूर्णांक। और माइनस वाले संख्या को कहते हैं हम लोग, माइनस वाले संख्या को कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ये समझ में आ गया? पूर्णांक कितने प्रकार के हो गए? पूर्णांक हो गए 3 प्रकार के आपके। तीनों प्रकार में माइनस वाले संख्या को बोला गया ऋणात्मक पूर्णांक, जो कि यहाँ पर आपको क्या हो रहा होगा? दिख रहा होगा, ऋणात्मक पूर्णांक। 0 को कहते हैं हम लोग शून्य पूर्णांक, और प्लस वाला जो संख्या इसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। इसको क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे फिर हम पूछ रहे हैं, फिर आप आंसर कीजिएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है कि क्या सभी, है ना, प्राकृत संख्या, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होती हैं? जल्दी से बताइए, पूर्णांक होती हैं? जल्दी से बताएंगे, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होती हैं कि नहीं? यस या नो? क्या आप भारती भवन मैथ भी पढ़ाते हैं? हाँ, पहले एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, इसके बाद आप लोग जो भी बुक बनाना है उसको बनाइए। जैसे फर्स्ट चैप्टर हमने एनसीईआरटी कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आप फर्स्ट चैप्टर जिस भी बुक से बनाना चाहते हैं सभी के सभी क्वेश्चन बनेगा, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो हमसे पूछ लीजिएगा, इस तरह से वो भी क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोगों का आंसर आ रहा है सर, यस सर, हाँ सर, शिल्पी बता रही है, इसके बाद वरुण भी बता रहे हैं सर, यस सर, बिल्कुल आपका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि जितने भी जो आपका प्राकृत संख्या है ना, वो सभी के सभी पूर्णांक होते हैं। देख लो, खोज लो। हाँ सर, यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके जो संख्या है 1 से लेके आगे वाला संख्या, ये क्या है? ये प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? पूर्णांक में ही क्या है? शामिल है। अब चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे इसको लेके जाते हैं, तो समझने की क्या करेंगे आप लोग? कोशिश करेंगे। तो पूर्णांक का प्रकार आपने पढ़ लिया। पूर्णांक में आप देखते हैं कि सभी के सभी जो पूर्ण संख्या है वो भी है और प्राकृत संख्या तो है ही है।
अब याद रखिएगा ये डॉट डॉट का मतलब है आप इसको 4 5 6 7 8 कितना अनंत तक ये जाएगा, और पीछे भी कहां तक जाएगा, ये पीछे भी अनंत तक जाएगा। अब एक बात याद रखेंगे, कन्हैया कुमार कहते नहीं, ये होगा, ठीक है, होगा सभी पूर्णांक जो है सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होते हैं, ये याद रखेंगे, और सभी पूर्ण संख्या भी पूर्णांक होते हैं। अब याद रखिएगा एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि पूर्णांक में जब आप बाएं से दाहिने जाते हैं, कहां से कहां जाते हैं, बाएं से दाहिने जाते हैं, तो संख्या का मान बढ़ता है ना। क्लास स्टार्ट होता है 8 बजे, ठीक है, याद रखेंगे जब आप बाएं से दाएं जाएंगे तो संख्या का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे देख लीजिए सर बढ़ कैसे रहा है, यहाँ तो हम देख रहे हैं कि 3 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 1 आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, यह समझिए पहले, यहाँ समझिए, यहाँ से पहले समझ लीजिए, फिर आपको वो भी समझाएंगे। इधर देखिए 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा सही में सर संख्या बढ़ रही है, बाएं से दाएं जाने पर संख्या का मान बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ वाला बात आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर, ये 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 तो घट रहा है, नहीं, याद रखिएगा माइनस में जो जितना बड़ा होता है ना वो उतना छोटा होता है, तो याद आप रख लेंगे और बात आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 1 मिनट जो है हम ये लगा लेते हैं ताकि आप लोग को और भी आवाज जो है वो क्लियर हो पाए। तो आप लोगों ने समझा कि क्या होता है कि माइनस वाला जितना बड़ा उतना छोटा, तो 3 होगा छोटा और -2 क्या होगा, बड़ा, तो इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से, ये है, ठीक है, ये होगा, ये इस सिस्टम से होगा। 1 है 0 से बड़ा, याद रखिएगा कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी से 3 रुपया कर्ज ले रखा है, और एक ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी से मात्र 2 रुपया कर्ज ले रखा है, तो जिसके पास ज्यादा कर्ज होता है ना वो होता है, हमारे यहाँ पर माना जाता है ये छोटे होते हैं, तो ये हो जाएगा 3 रुपया कर्ज वाला होगा छोटा, और ये क्या होगा, बड़ा होगा, तो ये इस तरह का साइन देंगे, छोटा बड़ा। समझ में आ गया बातें। चलिए तो आप एक ही कंसेप्ट याद रखेंगे कि पूर्णांक में बाएं से दाएं जाने पर संख्या का मान बढ़ता है, बाएं से दाएं जाने पर संख्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। हाँ, संख्या रेखा पर पूर्णांक को कैसे दिखाते हैं वो भी देख लीजिए। ये हो गया आपका संख्या रेखा, इधर नहीं लिखना चाहिए, नहीं आप लोग को नहीं दिखेगा, तो वो हम देख लेते हैं, समझिएगा संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे। संख्या रेखा ये मान लीजिए आपका हो गया, संख्या रेखा पर भी आपको दिखाने आना चाहिए कि भाई पूर्णांक को कैसे दिखाते हैं। ये हो गया संख्या रेखा, बीच में संख्या रेखा में 0 लेते हैं, इधर +1, इधर 2, इधर 3, ठीक है, इधर लेंगे हम -1, -2 और -3, तो याद रखिएगा ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये होगा आपका 1, 2 और 3, लेकिन ये माइनस में -1, -2, -3, तो संख्या रेखा पर दिखाने के लिए बोलेगा तो ऐसे दिखा देंगे। चीजें समझ में आ गई या नहीं आई, इसको बताइए जल्दी से, आगे बढ़ा जाए। पूर्णांक आप लोगों ने पढ़ लिया, अब अगला संख्या क्या है वो देखिएगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो अब यहाँ पर क्या करेंगे, समझने का क्या करेंगे, आप लोग कोशिश करेंगे कि सम विषम, ये क्या हुआ, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। चलिए पूर्णांक समझने के बाद, किसको समझने के बाद साथियों, पूर्णांक को समझने के बाद अब आपको समझना है अगला संख्या जिसको कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या तब समझना है आपको वास्तविक संख्या, ठीक है। तो आप समझिए कि परिमेय संख्या क्या है, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि परिमेय संख्या को परिभाषित करें 2 मार्क वाले क्वेश्चन में। तो 2 मार्क वाले क्वेश्चन में पूछेगा कि परिमेय संख्या को परिभाषित करें, तो कैसे परिभाषित करेंगे। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानिए, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P एवं Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे पहला उदाहरण यहाँ पर क्या है, पहला जो यहाँ पर आपका उदाहरण है वो देख सकते हैं कि 5/3 है, 5 कितना है 3 है, तो ऊपर वाले को कहेंगे P, नीचे वाले को कहेंगे Q, तो ये परिमेय है। ये परिमेय क्यों है, सो समझ में आपको आ रहा होगा, यस सर जी, तो समझ में आ गया कि ये परिमेय क्यों है, क्योंकि ये P/Q के रूप में है, इसीलिए परिमेय है। और याद रखिएगा P और Q दोनों क्या होगा, दोनों के दोनों परिमेय पूर्णांक होंगे। क्या होगा, पूर्णांक। और पूर्णांक किसे कहते हैं हम आपको बता के आए हैं, पूर्णांक में प्लस वाला संख्या भी हो सकता है, माइनस वाला भी और 0 भी, लेकिन Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो परिमेय है। इसके बाद देख लीजिए ये है -2/3, तो -2/3 तो परिमेय होगा ही। सर ये 8 है, तो 8 कैसे परिमेय हो सकता है, क्योंकि इसमें बट्टा तो नहीं है। तो देखिए 8/1 लिख दीजिएगा, तो ये भी तो बट्टा में बदल गया, ऊपर वाला P नीचे वाला Q, तो P/Q।
जीरो भी पूर्णांक है, जीरो भी क्या है, पूर्णांक, क्यों, सॉरी परिमेय है, क्योंकि जीरो के बट्टे में 1 लगा देंगे तो ये परिमेय बन जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा 22/7 के बारे में, ठीक है। 22/7 किसका मान होता है बताइए तो, 22/7 किसका मान होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 22/7 जो है वो मान होता है पाई का, ठीक है, पाई का मान होता है 22/7, 22/7। लेकिन याद रखिएगा कि 22/7 परिमेय है, 22/7 क्या है, परिमेय है, और पाई अपरिमेय है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये पूर्णांक दिख रहा है इसीलिए परिमेय है। और पाई जो होता है ना वो वृत्त की परिधि बट्टा वृत्त का व्यास होता है। तो परिधि और व्यास, हाँ परिधि और व्यास जो है या ज्ञात करने में कहीं ना कहीं दिक्कत होता है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है। एक भी पॉइंट आप क्या करते हैं, या तो ज्यादा माप लेते हैं या तो कम माप लेते हैं, तो ये पूर्णांक नहीं माप पाते हैं, इसीलिए ये अपरिमेय होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब चीजों को समझ लीजिए एक एक करके चीजों को फिर से क्या कीजिए, समझिए। देखिए बट्टा वाला जो संख्या है वो तो परिमेय होगा ही, पूर्णांक सारे के सारे परिमेय होंगे, ये भी बट्टा वाला संख्या तो परिमेय होगा ही। अब बात उठता है रूट वाले संख्या का और बढ़ता है दशमलव वाला संख्या। तो देखिए याद रखिएगा, कुछ रूट वाले संख्या परिमेय होते हैं और कुछ रूट वाले संख्या अपरिमेय होते हैं। तो परिमेय कौन और अपरिमेय कौन, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर हमने लिया √4, तो √4 सर जी परिमेय क्यों है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, इनको अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप क्या कर लेंगे, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो √4 क्या होता है समझिए, √4 का मान होता है 2, और 2 को आप लिख सकते हैं 2/1, तो ये पूरा का पूरा हो क्या हो गया, P/Q के रूप में बदल गया, तो इसे हम परिमेय बोलेंगे। लेकिन कुछ रूट वाले, हाँ पाई बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ रूट वाले जो संख्या होते हैं ना, वो आपको पता होना चाहिए कि उसको आप उसका पूरा पूरा मान बाहर नहीं आता। जैसे आ गया, मान लीजिए कि रूट तुम्हारा 6 आ गया, तो √6 का इस तरह का पूर्णांक संख्या रूट से बाहर नहीं आता है, इसीलिए इस सब को क्या कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे। इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो कुछ रूट वाले समझिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और चीजों को क्या कीजिएगा, सीखिएगा, ठीक है। मैं जितना ही आपको डिटेल में बताऊंगा उतना ही आप अच्छा सीख पाइएगा। तो डिटेल में बताया जाए, डिटेल में पढ़ा जाए कि शॉर्टकट में पढ़ा जाए, सो बताइए, बताइए जल्दी से, डिटेल में पढ़ा जाए कि शॉर्टकट में। चलिए अब आगे की चीजों को समझते हैं और देखते हैं। देखिए याद रखिएगा यहाँ पर कि रूट वाला संख्या के बारे में, हाँ डिटेल में पढ़ना है सर जी, तो डिटेल में पढ़ना है तो ध्यान से प्रत्येक दिन शाम 7 से 8 और सुबह 8 से 9 रेडी रहेंगे। रूट वाला जो संख्या होगा वो 2 टाइप का होगा। रूट वाला संख्या कितने टाइप का होगा, 2 टाइप का, परिमेय भी और अपरिमेय भी। परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा, हाँ इरेशनल नंबर भी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए, अभी नीचे में लिखा हुआ है। अपरिमेय भी होता है, अपरिमेय भी होता है। देखिए याद रखिएगा, रूट वाला जो संख्या होगा, कुछ रूट वाला संख्या परिमेय होती है, कुछ रूट वाली संख्या अपरिमेय होती है। तो सर जी परिमेय कौन, अपरिमेय कौन, क्या मैं आपको सभी के सभी रूट वाला संख्या जो परिमेय है वो याद करवा दूं, अभी के अभी याद करवा दूं, तो देख लीजिए याद रखिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा कि कौन कौन परिमेय होगा। 1 से 100 तक याद करवा देंगे, आपका काम ही खत्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा, हाँ यस, देखिए याद कीजिए, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 पंचे 25, 6 छक्के 36, 6 छक्के क्या होगा 36, ठीक है। और 7 सत्ते क्या होगा 49, 7 सत्ते 49, और 8 अट्ठे क्या होगा 64, हाँ 8 अट्ठे होगा 64, और 9 नमे क्या होगा 81, 9 नमे 81, और 10 दाएं क्या होगा 100। याद रखिएगा 1 से लेकर के 100 तक में यही रूट वाला संख्या है जो परिमेय है, बाकी सभी के सभी जो है वो अपरिमेय है। तो 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कौन परिमेय है रूट वाला, कौन अपरिमेय है, समझ में आ गया। आज से ही क्लास शुरू हुआ है, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं राजा जी, बिल्कुल सही है। आज से ही क्लास शुरू हुआ और आज से आपका क्लास रनिंग में है, अभी तक इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा था। ओके लाइक कर दीजिए सभी लोग सेशन को। अब समझ में आ गया बातें, 1 से लेकर के 100 तक रूट वाले संख्या कौन परिमेय होगा, समझ में आ गया। क्योंकि देखिए 4 को 4 गुने 4, 2 गुने 2 लिखेंगे, 1 2 बाहर, 3 तिया 9, 3 गुने 3 1 बाहर, 16 का 4 चौके 16, 4 गुने 4 1 बाहर, 5 पंचे 25 1 बाहर, 6 छक्के 36 1 6 बाहर। तो ये सारे के संख्या क्या कहलाएंगे, परिमेय कहलाएंगे। समझ में आ गया बातें, बताइए परिमेय हो गया।
अब इस सभी को छोड़ करके आपको जितना भी संख्या 1 से 100 तक दिखेगा रूट के अंदर वो क्या कहलाएंगे, अपरिमेय कहलाएंगे। 49 भी लिखा हुआ है, रूट 49 भी लिखा हुआ है और 36 भी लिखा हुआ है, अच्छी बात है, ठीक है, समझ में आ गया। 64 भी, हाँ 64 भी लिखा हुआ है, रूट 64 भी होगा, बिल्कुल सही। 81 और 100 बिल्कुल याद हो गया, सभी चीजें ये याद हो गया आप लोगों को। अब चलते हैं हम लोग समझते हैं अगले चीजों को, आगे के कंसेप्ट को। परिमेय संख्या पहले पूरा समझिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अब परिमेय में आपने देखा कि बट्टा वाला संख्या परिमेय होगा, पूर्णांक जो है वो परिमेय होगा, 22/7 भी परिमेय होगा, रूट वाला कौन कौन परिमेय होगा वो आप समझ ही गए। अब बात करते हैं दशमलव वाले संख्या का। किसका? दशमलव वाले संख्या का, बिल्कुल ठीक है। जानते हैं कि दशमलव वाला कौन सा संख्या परिमेय होगा और कौन सा अपरिमेय होगा। दशमलव में भी दो टाइप होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। दशमलव में याद रखिएगा कि शांत दशमलव, कौन सा? शांत दशमलव जो होगा वो होगा आपका परिमेय, और रेकरिंग वाला रेखीय कोष्ठ, कौन सा? रेखीय कोष्ठ वाला संख्या, रेखीय कोष्ठ जो वाला संख्या होगा वो भी होगा परिमेय। तो यहाँ पर देख लीजिए ये 3.5 है, 3.5 परिमेय क्यों है? क्योंकि देखिए 3.5 को आप बट्टा में लिख सकते हैं। 3.5 को बट्टा में कैसे लिखिएगा? सो देखिए बट्टा में लिखिएगा, ये आपका होगा 35 और बट्टे एक लेते हैं, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक क्या ले लेते हैं हम लोग? 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जिन लोगों को अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो का क्वालिटी क्या कर लीजिए, बढ़ा लीजिए, तो आपको पूरा क्या होगा? क्लियर दिखेगा, पूरा हाई क्वालिटी में वीडियो यहाँ से क्या कर रहा जा रहा है, बिल्कुल यस, समझ में आ गया। तो शांत दशमलव वाला संख्या परिमेय होगा, और रेकरिंग वाला संख्या जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 0.3 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है। किसके ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है? 3 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, तो ये भी परिमेय होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये कब मिलता है, जब आप एक को भाग देते हैं 3 से। एक को कितना से भाग देते हैं? 3 से भाग देते हैं, तो ये आपको मिलता है, ठीक है। डेसिमल, हाँ डेसिमल वाला जो होगा वो शांत वाला होगा तो परिमेय, और रेकरिंग वाला जो संख्या होगा वो भी परिमेय होगा। तो परिमेय के बारे में पूरा डिटेल जानकारी आप लोगों को मिल गया। अब आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं अगले चीजों को, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं अपरिमेय। तो परिमेय में भाई अपने पढ़ा कि जिसको p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब पढ़ते हैं अपरिमेय, तो जस्ट उसका उल्टा, जिस संख्या को p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा है ना जा सकता है उसे हम अपरिमेय कहते हैं। सर क्या बात है कि हम उसको परिमेय के रूप में यानी बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं? हाँ ये भी 1.333 ये भी है आपका, बिल्कुल जो है शिल्पी कुमारी, ये भी आपका क्या है? परिमेय संख्या है, रिपीटेड वाला। रेकरिंग का मतलब ही होता है रिपीट करना, ठीक है, तो वो संख्या होगा। तो जैसे √2, रूट वाला संख्या कौन कौन जो है अपरिमेय होगा वो तो अब आपको पता चल ही गया होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 5/√3। तो ये भी याद रखिएगा कि ये दोनों क्या, ये जो है ना ऊपर वाला तो परिमेय है लेकिन नीचे वाला अपरिमेय है, तो ये दोनों क्या कहलाएगा? अपरिमेय ही कहलाएगा। और दशमलव वाला देखिए अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है, इसीलिए ये अपरिमेय होगा, क्योंकि इसको आप बट्टा के रूप में नहीं लिख पाइएगा। कैसे नहीं लिख पाइएगा? क्योंकि कितना अंक है दशमलव के बाद आपको वही नहीं पता है, तो नीचे आप क्या लिखिएगा, कितना 0 दीजिएगा, पता चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। और 3 + 2√5 ये इस चीजों को दिखाता है कि एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो, दोनों का योग हो तो ये क्या कहलाएंगे? अपरिमेय कहलाएंगे। समझ में आ गया? और भी बहुत सारे संख्या क्या हो जाएंगे? अपरिमेय हो जाएंगे। तो अपरिमेय का कंसेप्ट आप लोग समझे होंगे। अब अपरिमेय और परिमेय से संबंधित एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है जिसको क्या कर लेते हैं हम लोग, जानते हैं कि आखिर वो क्या होता है। परिमेय और अपरिमेय से संबंधित याद रखिएगा कि एक कंसेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, क्वेश्चन नहीं तो ज्ञान के दृष्टि से तो याद रखिएगा। याद रखिएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग परिमेय होगा, सॉरी अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या होगा। ये बात समझ में आया? बोलिए यस या नो। पाई सर, हाँ पाई तो इसमें छूट गया है, याद रखिएगा
इसका एग्जाम्पल पाई भी होगा। पाई भी अपरिमेय होता है। पाई भी क्या होता है? अपरिमेय होता है। ठीक है, प्राइमरी वो भी बताएंगे, प्राइमरी भी बताएंगे। हाँ, समझ में आ गया। अब बताइए, एक चीज आपने सीखा कि अगर कहीं पे एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, दोनों का योग हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय। जैसे उदाहरण सर जी, तो लीजिए 3 + √2। 3 + √2 ये परिमेय है या नहीं? 11th का कब से पढ़ाते हैं? 11th का क्लास अभी नहीं चल रहा है, क्षमा करेंगे। समझिए, इधर बताइए, ये समझ में आ गया, ये क्या है? परिमेय है। अब आप लोग बताएंगे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का माइनस यानी कि घटाव क्या होगा? हाँ, ये परिमेय होगा कि अपरिमेय? परिमेय होगा कि अपरिमेय? बताइए। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग परिमेय होगा कि अपरिमेय? जल्दी से बताइए, जल्दी बताएंगे सभी साथी। नो बता रहे, नो। देखो देखो देखो, याद रखो, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है 5 और फिर प्लस में है √3, तो √3 है अपरिमेय। ठीक है, हाँ परिमेय बता रहे हैं। और 5 है परिमेय, तो ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, ये सॉरी माइनस है, ये क्या है? माइनस है। तो याद रखिएगा कि ये भी होगा अपरिमेय। ये क्या होगा? अपरिमेय होगा। अब समझिए बातों को कि अगर एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, उसका जोड़ हो रहा हो या फिर उसका घटाव किया जा रहा हो, उसका गुणा किया जा रहा हो या उसका भाग किया जा रहा हो, वो हमेशा क्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। इतना याद रखा। हाँ, एफ पर हमने होगा, पता नहीं हमने होगा, क्या बता रहे हैं आप? एफ पर, आप पर, एफ पर हमने होगा, क्या होगा बताइए। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से संबंधित बातें आपने जान लिया। अब जानते हैं हम लोग अगले चीजों को, जिसको कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? अब समझिए, देखिए, अब आप आए हैं अपने चैप्टर के नाम पर। आपके चैप्टर का नाम क्या है? आपके चैप्टर का नाम है सर जी वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। अब आप वास्तविक संख्या को बहुत ही आसानी से क्या कर पाएंगे? समझ पाएंगे। तो वास्तविक संख्या क्या है समझिए। सभी परिमेय एवं सभी अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने से संख्या का जो समूह बनता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? तो जितना भी परिमेय संख्या था वो ले लिया आपने, जितना भी अपरिमेय संख्या था वो ले लिया और सभी को एक थैली में डाल दिया, तो वो क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। जैसे हम एक थैली बना करके आपको दिखाते हैं, एक बैग बना के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये था एक बैग, ठीक है, एक बैग था। हम बैग अच्छा नहीं बना पा रहे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? मजाक नहीं उड़ाएंगे। ये मान लीजिए कि आपका क्या है? कोई थैली है, इसमें आपने क्या कर दिया? पहले परिमेय संख्या को भर दिया। इसमें क्या भरा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन होता है? तो 2 है, 3/5 है, ये 0 है, इसके बाद आपका √4 है। तो परिमेय संख्या आपने सब मान लीजिए कि सब परिमेय संख्या 10th का है ना, त्रिभुज वाला क्लास कब से चालू होगा? 1 बाय 1 करके ही चलेंगे। एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, दूसरा पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे, चौथा पढ़ेंगे, पांचवा, छठा, इस तरह से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपने क्या कर दिया कि परिमेय वाला डाल दिया। अब पूरा का पूरा आपने मान लीजिए कि परिमेय संख्या डाल दिया इसमें, और अब पूरा का पूरा अपरिमेय भी डाल दीजिए। जितना अपरिमेय संख्या है ना वो सभी डाल दीजिए। तो मान लीजिए हमने डाल दिया इसमें √3, √2, 3.124 ... हमने पूरा अपरिमेय भी डाल दिया। तो अब ये थैला क्या कहलाएगी? ये थैला कहलाएगी वास्तविक संख्या। क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या कहलाएगी, रियल नंबर्स कहलाएगी। बिल्कुल जो है समझ में आ रहा है कन्हैया कुमार, बिल्कुल सही। ये बातें समझ में आ गया कि वास्तविक संख्या किसे कहेंगे। आप पूरा अपरिमेय संख्या और पूरा परिमेय संख्या को मिला दीजिए, तो जो संख्या कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। एक क्वेश्चन हम आप यहाँ से हमसे आपसे हम पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछ रहे, बताइए क्या सभी है ना वास्तविक संख्या, क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है? यस या नो? यस या नो में आंसर कीजिए। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, यस या नो। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या सभी
परिमेय क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या है? यस या नो? यस या नो में आंसर कीजिए जल्दी से। क्वालिटी यहाँ पर बिल्कुल साफ है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, आप लोग क्वालिटी बढ़ा करके देखिए। नहीं सर, शिल्पी कुमारी का फर्स्ट आंसर आया है। और आप लोग बताइए जल्दी से। हाँ, राज टेक्नोलॉजी हिंदी का भी आ गया। यस सर, यस सर। अरे भाई यस करने वाले जरा सोच लो एक बार जल्दी से। हाँ हाँ, सब लोग हाँ कर रहे हैं, नीतीश भी हाँ कर रहे हैं। और लोग बताइए, समझिए समझिए। नहीं नहीं नहीं, चलिए समझिएगा बातों को कि आखिर यहाँ पे क्या कंसेप्ट है। हमने पूछा कि भाई बताओ कि सभी वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो इसका जवाब होगा नहीं, नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय भी है और प्लस अपरिमेय भी है, अपरिमेय भी है। इसीलिए तो समझ में आ गया। तो सारे के सारे वास्तविक संख्या को आप परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स जो है, तो सारे के सारे वास्तविक संख्या को परिमेय नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसमें परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। लेकिन क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए, क्या सभी, है ना, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? यस या नो? यस या नो में आंसर कीजिए इस बार। यस या नो में आंसर कीजिए। नो में जल्दी से। ओ सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बता रहे हैं सर यस। और बताएंगे सभी लोग। और क्लास को शेयर करो भाई, शेयर करो आप लोग, अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए। हाँ सर जी, शिल्पी बता रही है। हाँ सर जी। और बताइए सभी लोग, और सभी लोग यस, सभी लोग आंसर कीजिए। यस या नो? क्या होगा जल्दी से बताओ। चलिए तो फिर देख लेते सभी लोगों का इस बार अच्छा है, मतलब आप चीजों को समझ पा रहे हैं। एक भी जरा अगर आपको समझने में दिक्कत हो, एक भी पॉइंट कहीं ना समझ में आए तो आप मुझसे बोलेगा कि सर यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आपके चीजों को क्लियर करूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो वास्तविक संख्या आपने समझा या नहीं? समझा या नहीं? अभी तक के चीजों में कहीं भी कोई छोटा सा भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, फिर हम क्लास को अभी क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आपने देखा अभी तक क्या क्या देखा सो देख लो। आपने देखा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, आपने देखा पूर्णांक क्या होता है, इसके बाद आपने वास्तविक संख्या भी देख लिया अभी, और आपने देखा यहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और एक छोटू सा संख्या होता है जो है सम संख्या और विषम संख्या। ये जान लेना जरूरी है, जान लेना क्या है जरूरी है कि सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होती है। ठीक है, तो समझिए अब कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, पूरा आज आपका क्लियर ही हो जाएगा। तो समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। सम संख्या, जो संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य हो उसे हम सम संख्या कहते हैं, यानी कि जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाएगा वो क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। दूसरा बात है ना, जैसे कि आप देख लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसमें पूरे पूरे 2 से भाग लग जाएगी। जब आप इसको 2 से क्या कर देंगे, भाग देंगे, 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 मिलेगा, 4 को जब आप 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 मिलेगा। तो ये सारे के सारे सम कहलाएंगे। क्वेश्चन आप बताएंगे सभी लोग कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है, जल्दी से बताइए। सबसे छोटी सम संख्या, अरे लाइव क्लास का कुछ फायदा होना चाहिए कि नहीं, हम लोग बात करते करते पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि केवल आए और बक के चले गए। भाई बताओ सबसे छोटी सम संख्या, जल्दी से बताइए। 2, बिल्कुल वरुण जी का फर्स्ट आंसर आया है। और बताइए, और जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल शिल्पी का भी आ गया, वरुण का भी आ गया। चलिए बिल्कुल आप लोग सही आंसर कर रहे हैं। सबसे छोटी सम संख्या कौन होगा भाई, 2। कौन, 2, यहाँ पर देख रहे हैं 2 देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम संख्या आप लोगों ने समझा, और याद रखिएगा कि सम संख्या जो होता है ना, जो सम संख्या होती है ना, वो याद रखेंगे 2 into n के रूप में होती है। किसके रूप में, 2n के रूप में। सम संख्या किसके रूप में, सम संख्या 2n के रूप में होती है। इसका क्या मतलब है सर जी समझा दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया। तो देख लीजिए 2n का क्या मतलब है, जो 2 है ना, आप इसको 2 गुने n के रूप में लिख सकते हैं। n मतलब नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रहा है। तो 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 1 लिख सकते हैं। तो ये 2 और ये 1 जो है n कहलाएगा, बिल्कुल सही है। आप 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 लिख सकते हैं। आप 6 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 गुने 3। आप 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 4, यानी कि ये बाएं में 2 फिक्स होगा
और n का वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी रख लो, हमेशा का हमेशा आपको सम संख्या ही क्या होगा, प्राप्त होगा। समझ में आ गया बातें? तो सम संख्या 2n के रूप में होती है, ये बात समझ में आ गया। सम संख्या 2n के रूप में होती है, ये बात आप लोगों ने समझा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं विषम संख्या को। किसको? विषम संख्या को समझते हैं। ये पेन मेरा खो जाता है बार बार, कहाँ गया पेन बार भाई? हाँ, यहाँ आ गया है। अब समझते हैं विषम संख्या को। विषम संख्या को सर, हाँ समझ में आ गया, चलिए समझ आगे। विषम संख्या, सम संख्या जिसको याद हो गया उसको विषम भी याद हो जाएगा। सम का उल्टा विषम। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। अब विषम में क्या होना आएगा? 1 आएगा, 2 3 4 सॉरी 1 3 5 7 9 11, ये सारे के सारे क्या होंगे? विषम संख्या होंगे। अगर पूछा जाए सबसे छोटी विषम संख्या तो 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी विषम संख्या कौन? 1। और याद रखिएगा विषम संख्या जो है वो 2n+1 के रूप में होती है। किसके रूप में? 2n+1 के रूप में। विषम संख्या किसके रूप में? हाँ है, हाँ 3 विषम है, सॉरी 3 विषम है, याद रखेंगे, ठीक बता रहे हैं आप, 3 विषम है। तो 2n+1 के रूप में होगी कौन सी संख्या? विषम संख्या। लिख के दिखा दे। हाँ 2 नोट, 2 नहीं होगी, हाँ 2 नहीं होगी, ठीक है। 1 3 5 7 ये विषम है। विषम संख्या 2n+1 के रूप में होती है। इसके कहने का क्या मतलब है? जो आपको 1 दिख रहा है ना, 1 को आप लिख सकते हैं, है ना, 2 इंटू 0+1, 2 इंटू 0+1 क्या है? हाँ विषम संख्या, विषम संख्या है ये, इसको लिख सकते हैं। आपका अगला है 3, तो 3 को लिख सकते हैं 2 गुने 1 और +1 लिख सकते हैं, 2 दूना 2 1 का 2 और 1 हो जाएगा 3। अगला 5 है, तो 5 को भी आप इसके रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 +1। तो हमारे कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जितने भी विषम संख्याएं होगी वो 2n+1 के रूप में होगी। किसके रूप में? 2n+1 के रूप में लिखी जो है जाएगी। आगे बढ़ जाए हम लोग, आगे की चीजों को समझा जाए। तो चलिए आगे की चीजों को समझते हैं, जहां से हम लोग को क्या करना होगा, आगे बढ़ना होगा। तो ये आपका हो गया, ये भी हो गया। अब चलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो गया। अब देखते हैं आगे की चीजों को कि भाई आखिर आगे क्या होगा। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि पूरा चैप्टर इसी में लिपटा हुआ, एक तरह से क्या है, लिपटा हुआ है। तो इस चीजों को समझ लेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही क्या है, आसान है। तो सीखने समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं भाज्य संख्या, फिर समझेंगे अभाज्य संख्या। रेडी? आप लोग तैयार हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या समझने के लिए? तो समझना शुरू कीजिए कि भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। यहां पर देख सकते हैं वे संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे उसको भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे सर जी, जैसे देखो यहाँ पर, जैसे कि आपका 4 है, 4 6 8 9 10 और 12, ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे भाज्य संख्या। याद रखेंगे कि भाज्य संख्या को हाँ बिल्कुल ठीक है, भाज्य संख्या को आप यौगिक संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक। क्या बोलेंगे? यौगिक भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में हम लोग, है ना, ठीक है ठीक है, हाँ सर वो ना आ रहा है, देख लीजिए। तो यौगिक संख्या बोलेंगे और इसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। चलिए इंग्लिश को छोड़िए, अगर आप हिंदी पढ़ाई कर रहे हैं तो इंग्लिश हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है। अब समझिए भाज्य संख्या का दूसरा नाम यौगिक संख्या, ये भी याद रखिएगा। किसको कहेंगे भाज्य संख्या? जिसका जो है उसे क्या बोला गया, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो जैसे देखिए 4 को हमने बोला कि भाई ये क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। HCF एंड LCM भी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए, इसी में पढ़ना आपको, ठीक है। देखिए इसका गुणनखंड निकालिए, तो 2 से लगाइएगा 2 दूना 4, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 1 का 2, तो 4 का गुणनखंड क्या आया? 2 गुने 2 गुने 1, यानी कि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, 2 गुने 2 गुने 1 आया, यानी कि देख लीजिए 1 2 और 3 गुणनखंड कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। 3 का मतलब क्या है? 2 से अधिक। 3 का मतलब क्या है? 2 से अधिक है। तो जिस भी संख्या का गुणनखंड आप ऐसे करके निकालेंगे और उसका 2 से अधिक अगर गुणनखंड आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। तो यहां समझ लेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। जल्दी से सभी साथी बताएंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, जल्दी आंसर करेंगे। गुड मॉर्निंग,
आंसर करेंगे और शेयर कीजिए, क्लास को दबा के शेयर कीजिए, ठीक है। जल्दी से आंसर करो भाई। सबसे छोटी भाज्य संख्या, देखते हैं किसका आंसर आता पहले, जल्दी। हाँ अरे भाई 3 बता रहे हैं आप। वरुण कुमार कहाँ खो गए, भांग खाए हो क्या तुम? कहीं भी 3 दिख रहा है इसमें? 4 शिल्पी बता रहे हैं 4 होगा सर जी। और कोई बताइए। 10 लोग देख रहे हो, एक तो बता दिया वरुण जी, फिर से 2 हो जाएगा, 2 होगा। एक बता रहे हैं कि सर 9 होगा। और बताइए, और अपना क्या कीजिए, अपना सभी लोग सोच रखिए। हाँ राज टेक्निकल बता रहे सर 4 होगा। चलिए अब सभी के आंसर को यहां पर करते हैं विश्लेषण और देखते हैं किनका आंसर सही है और किनका आंसर गलत है। समझिए, एक व्यक्ति सबसे पहले वरुण कुमार जी बता रहे हैं कि सर जी 3 तो होगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आप क्या करो, 3 का गुणनखंड निकालो। 3 में किस संख्या से लगेगा? किसी से नहीं लगेगा, केवल 3 से लगेगा। तो 3 का 3, यानी कि 3 को आप लिख सकते हैं, 3 गुने 1, 3 गुने 1, इससे ज्यादा तो नहीं लिख सकते हैं। तो कितना गुणनखंड? 1 और 2, नहीं काम चलेगा भैया 2 में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि जिसके 2 से अधिक, कितने से अधिक? 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे अभाज्य सॉरी उसे भाज्य कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 3 जो है ना वो भाज्य है ही नहीं, ये तो अभाज्य है, तो आप इसको बोल ही नहीं सकते हैं। कुछ लोगों ने, वरुण कुमार फिर से आंसर किया सर जी 2 होगा। 2 को चेक करो, 2 को जब आप चेक करेंगे तो इसमें केवल 2 से ही लगेगा, 2 का 2, यानी कि 2 को लिख सकते हैं 2 गुने 1 या 1 गुने 2। तो यहाँ पर भी 2 ही गुणनखंड आ रहा है, इसका मतलब 2 भी भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड आएगा उसी को भाज्य संख्या बोलेंगे। अगले पे आते हैं, शिल्पी कुमारी, और ये कहती है सर जी यहाँ पर सर आप अभी अभाज्य बोले, हम अभाज्य बोले थे? नहीं, हम तो भाज्य बोले थे। हाय सर हाय, कैसे बताइए? समझिए, अभाज्य नहीं बोले थे, भाज्य बोले थे, आप सुन लिए होंगे कहीं मिस्टेक से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा कि जो आपने 4 बताया है ना, 4 बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि 4 को हमने वेरीफाई करके बताया, 2 दूना 4, फिर 2 1 का 2 तो 3 आ रहा है। हाँ नहीं सर, नहीं सर, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हो गया मिस्टेक तो आपसे या फिर हमसे, कोई दिक्कत नहीं, सीख लेंगे। अरे दिक्कत तो क्लास है तो कुछ ना कुछ होता रहेगा। याद रखिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अब चलते हैं अभाज्य संख्या को समझते हैं। किसको समझते हैं? अभाज्य संख्या को समझते हैं। हाँ यौगिक भी कहते हैं जो 2 से, चलिए आगे बढ़ जाएं। अभाज्य संख्या समझिए, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड, क्या शब्द लिखा हमने? केवल 2 गुणनखंड, उसमें भी एक जो है ना वो स्वयं होगा और दूसरा 1 हो, उससे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे याद रखेंगे 2 3 5 7 11 और 13, ये सारे के सारे अभाज्य संख्या हैं, क्योंकि इस संख्याओं में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। प्रभाकर कैसे बताइए? तो याद तो रहेगा आप लोगों को। हाँ 4 6 8 10 ये सारे के सारे आप जो बता रहे हैं ना, इसमें आपने सही लिखा है, बट आपने एक 11 भी लिख दिया। ये क्या लिखा आपने? 4 6 8 10 11, ये इसमें कुछ अभाज्य भी है कुछ भाज्य भी है। जैसे आपका 11, इसके बाद जो है आपका 19, ये अभाज्य संख्या है, 11 और 19 अभाज्य संख्या है, तो इसमें आप ठीक कर लीजिए, तो याद रहेगा आपको। मिस्टेक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप समझ लेंगे, जिसमें किसी भी संख्या से भाग न लगे उसको आप कह सकते हैं अभाज्य। तो देख लीजिए, 2 में किसी भी संख्या से भाग लगता है? नहीं सर जी, केवल 2 ही से लगेगा, तो 2 से लगाएंगे, 2 गुने 1। 3 में भी नहीं लगेगा किसी से, तो 3 और 1। यहाँ पर आपको बता दें कि 11 में भी किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो 11 से ही लगाएंगे, 11 1, तो केवल 2, केवल कितने गुणनखंड? 2 गुणनखंड होंगे, तो उसको हम क्या बोल देंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। चलिए अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको दिख ही रहा होगा, जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। लिख रहे हैं आप सभी साथी? 2 है, बिल्कुल सही जो है कन्हैया का आंसर आ रहा है, कन्हैया कुमार का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। सबसे छोटी जो है ना अभाज्य संख्या कितनी होगी? वो आपका 2 होगी। और यहाँ पर एक चीज दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर दिख रहा होगा, ये फर्स्ट चीज और ये सेकेंड चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है।
2 है सर, 2 बिल्कुल ठीक है आपका। याद रखिएगा एक को देखिए तो एक जो है ना, एक जो है ना वो एक न तो आपको दिख रहा होगा भाज्य में, न तो भाज्य में दिख रहा है और न ही अभाज्य में दिख रहा है। इस बातों को देखिए, हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करना है हमें डिटेल में, न कि शॉर्टकट में। क्या बताइए, एक कहीं भी दिख रहा है, एक न तो भाज्य में है और न ही अभाज्य में है, यानी कि एक न तो भाज्य संख्या होता है न ही अभाज्य। तो यहाँ पर हम वही बात लिख दिए हैं कि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। कारण सर बताइए क्यों ये भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है, कारण बताइए। तो कारण बता दें हम, कारण को देखा जाए तो कारण समझिएगा कि इसका कारण क्या है। देखिए, किसी भी संख्या को भाज्य होने के लिए, क्या होने के लिए, भाज्य होने के लिए उसका गुणनखंड कितना होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए। उसका गुणनखंड कितना होना चाहिए, 2 से अधिक, ठीक है। और अभाज्य होने के लिए, अभाज्य होने के लिए केवल 2 होना चाहिए, अभाज्य होने के लिए केवल 2। और केवल 2 में कंडीशन है, एक स्वयं होगा और एक दूसरा जो होगा वो एक होगा, ठीक है। तो एक के बारे में अगर हम सोचते हैं भाज्य के लिए, तो ये तो भाज्य नहीं है, क्योंकि इसमें एक से लगाइएगा तो एक ही होगा, यानी कि एक को आप लिख सकते हैं 1 गुने 1। तो यहाँ पर गुणनखंड केवल 2 है, 2 है, और इसको चाहिए 2 से अधिक, यानी कि 3, 4, 5 गुणनखंड आ जाए तो हाँ चलेगा। तो यहाँ पर आपने समझा कि एक भाज्य संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि इसका 2 ही गुणनखंड है, 2 से अधिक होगा तब भाज्य होगा, तो ये भाज्य नहीं है। अब अभाज्य को चेक कीजिए, अभाज्य में पूछता है कि भाई केवल 2 होना चाहिए। सर जी 2 तो है, एक ये और ये, लेकिन याद रखिएगा टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर, बस हो गया, बस 5 मिनट आपका और जो हम लेंगे, क्योंकि मैं ऐसे टीचर नहीं हूँ कि घर ही देख देख के मैं पढ़ाऊंगा। जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ तो डिटेल में पढ़ाता हूँ, एक एक चीजों को तोड़ तोड़ के समझाता हूँ, ताकि क्या हो जाए, टाइम मायने ना रखे, ठीक है। चलेगा, समझिएगा। तो स्वयं समझ में आ गया। तो यहाँ पर इसको है ना एक ही माना जाएगा, इसको क्या माना जाएगा, एक ही माना जाएगा, इसीलिए ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ठीक है। नाइस, चलिए समझते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, कौन सा संख्या, सम अभाज्य संख्या 2 है। सम अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। याद रखिएगा कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। बोलिए यस सर, यस सर, समझ में आ गया। सम अभाज्य संख्या का क्या मतलब, ये सम भी है और अभाज्य भी है। तो समझ में आ गया बात है या फिर नहीं समझ में आया, बताइए। 2 एकमात्र मतलब एक ही दुनिया में ऐसा संख्या है ना जो सम भी है और अभाज्य भी है, वो कौन है, तो वो है सर जी 2। कितना है, 2 है, बताइए। समझ में आ गया बातें, यस या नो, जल्दी से बताइए। सीख लिया आपने, ये जो 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, यस आ गया, ठीक है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छी बात है, थैंक यू। सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसी बातें नहीं कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन मायने रखता है कि आप कितना ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। आप जितना ही ध्यान से पढ़ेंगे आपको उतना अच्छा समझ में आएगा, थैंक यू। और समझ में आ गया बातों को। अब देखिए, अब हम लोग जो है प्रमेय का एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसके बाद 2 संख्याओं ए और बी के बीच जो संबंध है उसको पढ़ेंगे। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, ये परिमेय संख्या अपरिमेय दशमलव प्रसाद। कल आपका क्लास इतना होगा, ठीक है। तो इसमें जो भी टॉपिक बच गया है वो कल हम लोग फिर 7 से 8, कल कितना क्लास होगा, 8 से 9, 8 से 9 सुबह, 8 से 9 AM में जो भी टॉपिक बचा हुआ है कल हम उसको कंप्लीट करेंगे। आज के सेशन को हम यहीं पे रोकेंगे। सभी साथी क्या कर लेंगे, तो सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर जरूर कीजिए, अपने मित्र को जरूर बताइए, दोस्तों को बताइए कि LGR स्टडी चैनल के ऊपर जो है इतना अच्छा बेहतरीन क्लास लिया जा रहा है, लाइव क्लास लिया जा रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है LGR स्टडी, LGR स्टडी टेलीग्राम पर। सर मैं क्या होगा, सर शाम में क्या होगा, हाँ आज शाम में साइंस का क्लास है। अरे रूटीन आप लोगों को नहीं मिला क्या, बताइए कितने लोगों के पास रूटीन है, तो बताइए। रूटीन है किसके पास, हाँ इवनिंग में 7 से 8 रूटीन किसके पास नहीं, बताइए, हम रूटीन आपको दे देंगे। रूटीन किस किस के पास नहीं, बताओ जल्दी से। ओके
मिला, हाँ मिला है तो रूटीन में देख लीजिए, रूटीन के हिसाब से ही क्लास चलेगा। समझ में आ गया? तो रूटीन आप जिन भी साथी के पास रूटीन नहीं है ना, वो टेलीग्राम चैनल पे जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है LGR स्टडी, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि lgrstudy.com हमारा वेबसाइट है, जिस पर जाकर के आप अधिक से अधिक तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए मतलब ये समझिए कि पूरा 100% हम लोगों के द्वारा सभी तरह से मेहनत किया जा रहा है, ठीक है, सभी तरह से मेहनत किया जा रहा है। तो वेबसाइट पे जाकर के भी पढ़ाई कर सकते हैं, और प्ले स्टोर से आप लोग मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेंगे। हाँ नोटिस भी दे दिया देगा सर प्लीज। अच्छा ये इसमें टेलीग्राम में नोटिस भी दे दीजिएगा, दे देंगे। और यूट्यूब का नोटिस नहीं मिलता आप लोगों को, यूट्यूब का नोटिस भी मिल जाया करेगा। हाँ और एक बात और याद रखिएगा, है ना, प्लीज सर प्लीज दे देंगे नोट, वो नोट्स के बारे में बता रहे हैं, नोट्स भी दे देंगे। नोट्स आपको मिलेगा ऐप पर, किसके ऊपर? ऐप पर आपको नोट्स मिलेगा। ये जो नोट्स है ना कहाँ मिलेगा? ऐप पर मिलेगा। ऐप का नाम क्या है? LGR STUDY। LGR स्टडी मेरा पास है, आपके पास है। तो अब ये वाला जो सेशन है ना, इस सेशन का डाल दिया जाएगा। टेक्निकल टीम को हम बता देंगे कि भाई आप क्या कीजिए, ये PDF डाल दीजिए, तो PDF डाल दिया जाएगा, तो आपको मिल जाएगा वो सारा का सारा वहां पर, ठीक है। आप महान हो नहीं, थैंक यू सभी महान है, आप भी महान, हमसे ज्यादा महान आप है, ठीक है, ओके। तो समझिएगा बातों को। LGR स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और आप लोग जो है इस तरह से पढ़ाई जारी रखिए। शाम में मिलते हैं साइंस का क्लास लेकर के। रूटीन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। LGR स्टडी टेलीग्राम का भी नाम है, जो भी है ना मेरा सब कुछ LGR स्टडी से, ठीक है। मोबाइल ऐप 2 है, ये बता दो आपको, 2 मोबाइल ऐप है, दोनों पर अलग अलग सुविधा देखने को मिलेगा। तो 7-8 MB का, एक 7 MB का और शायद एक 8 MB का ऐप है, तो बहुत छोटा छोटा ऐप है, लेकिन चीजें उसमें बहुत ही बड़ा है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा चीजें हैं। तो चलिए आज के सेशन को इतना ही रहने दिया जाए। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप लोग, कोई भी डाउट आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। हाँ शेयर कीजिए, शेयर तो जरूर करना सभी लोगों को, ग्रुप में भी शेयर करना सभी लोगों को, बिल्कुल सही बातें हैं। ओके बाय। चलिए सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग, और फिर कल मिलते हैं मैथ का क्लास लेकर के 8 से 9, जो भी टॉपिक बचा हुआ है वो सारे के सारे टॉपिक को आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, भेजी लेसन 1 ऑब्जेक्ट सारे के सारे मोबाइल ऐप पर आपको मिल जाएगा। कन्हैया कुमार मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, 2 मोबाइल ऐप है, आपको सारा मोबाइल ऐप पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, वहां से जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। सर आप दरभंगा से हो? हाँ हम दरभंगा से हैं। चलिए चलिए बहुत अच्छी बातें हैं। तो फिर हम लोग मिले कल मिलते हैं, सॉरी आज शाम में भी मिलेंगे 7 से 8। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।